बच्चों, आज हम करेंगे 10वीं कक्षा का सिविक्स का फर्स्ट लेसन सत्ता की साझेदारी। देखो, इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो सत्ता की साझेदारी वाला लेसन है वो आपने पिछली कक्षा में 9वीं कक्षा में एक लोकतंत्र वाला लेसन पढ़ा था जिसका नाम था लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। ठीक है, उस लेसन में हमने क्या पढ़ा था कि लोकतंत्र क्या है, उसकी आवश्यकता क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती है और लोकतंत्र के अंतर्गत सत्ता का विभाजन किस प्रकार होता है। इसी लेसन को आगे बढ़ाते हुए हम 10th क्लास में जो सिविक्स का फर्स्ट लेसन करेंगे ये उसी लेसन को आगे बढ़ाया गया है इसमें। ठीक है, तो इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं जो इसके इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, मुख्य बिंदु हैं, उनके बारे में एक बार बताऊंगी आपको। देखो, इस लेसन में बेल्जियम और श्रीलंका पहले दो देशों को एक स्टोरी की तरह बताया गया है, जिससे कि आप अपना देश मतलब हमारा देश भारत, जब आपको बेल्जियम और श्रीलंका की स्थिति का ज्ञान हो जाएगा तो उसके बाद उसको आपको क्या है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, सत्ता की साझेदारी। ये देखिए यहाँ पे सत्ता की साझेदारी, इसका मतलब क्या है, शक्ति का बंटवारा। ठीक है, अब शक्ति का बंटवारा कैसे होता है ये जानने से पहले आपको विभिन्न देशों के बारे में जानना होगा। जैसे पहले मैं बता रही हूँ आपको बेल्जियम की स्थिति। ठीक है, पहले बेल्जियम के बारे में बताऊंगी, उसके बाद दूसरा देश आता है हमारा श्रीलंका की स्थिति। फिर हम इसमें पढ़ेंगे कि बेल्जियम और श्रीलंका इन दोनों देशों में जिस प्रकार की सामाजिक परिस्थिति थी तो उस देश की सरकार ने इनकी सामाजिक परिस्थिति का अपने अपने तरीके से किस प्रकार समाधान किया। फिर हम आते हैं 4th पॉइंट पे, वो है सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। इसमें हम क्या करेंगे कि सत्ता की साझेदारी मतलब सत्ता, शक्ति और साझेदारी मैंने आपको भी बताया है बंटवारा, कि शक्तियों का जो बंटवारा है वो किसी भी देश के लिए क्यों आवश्यक है। फिर हम करेंगे इसमें अगला मुख्य बिंदु सत्ता की साझेदारी के रूप, कि जिन जिन देशों में सत्ता की साझेदारी है तो वो किस किस रूप में प्रचलित है। ठीक है, हम आते हैं पहले, अभी मैंने आपको बताया पहले हम बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें बेल्जियम के पहले मैं बेल्जियम के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि बेल्जियम है क्या। देखो, बेल्जियम यूरोप का एक देश है और बहुत छोटा सा देश है। छोटा सा देश मतलब ये लगा लीजिए हमारे देश में जितना हरियाणा राज्य की जनसंख्या है उससे भी आधी जनसंख्या है बेल्जियम की। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना छोटा सा देश है। ठीक है, अब बेल्जियम में क्या है कि बेल्जियम में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। जैसे उसका अनुपात क्या है, 59% लोग रहते हैं डच भाषा बोलने वाले। ये देखिए यहाँ पे ना 59% लोग डच भाषा बोलने वाले, और वो कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश इलाके में। 40% फ्रेंच भाषा बोलते हैं और वो कहाँ रहते हैं, वेलेनिया इलाके में। और जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों का जो प्रतिशत है वो है सिर्फ 1%। ये देखिए आप एक बार मैप, इस मैप में क्या है, ये जो ऊपर वाला हल्के रंग का जो ये तुम्हें भाग दिख रहा है, इसमें कौन सी भाषा बोलने वाले लोग हैं, जो हमारे सबसे ज़्यादा वाला प्रतिशत है डच भाषा बोलने वाला। ठीक है, जो बिल्कुल गहरे रंग से छायांकित किया हुआ है वो है 40% फ्रेंच भाषा बोलने वाला। और ये देखिए इसमें जो लास्ट में ये थोड़ी साइड में लाइनें दे रखी है ना, आपको दिख रहा है कि पूरे मैप में कितना छोटा सा हिस्सा इसने कवर कर रखा है। जो ये वाला पोर्शन है ये आएगा हमारा जर्मन भाषा बोलने वाला, मतलब कुल आबादी के सिर्फ 1% लोग। ठीक है, अब आगे सबसे मेन चीज़ क्या है इसमें, ये तो हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा है। जैसे भारत है, तो भारत, जब हम भारत की बात करते हैं तो दिल्ली का जिक्र आता है कि नहीं आता। भारत की राजधानी दिल्ली है। ठीक है, तो वैसे ही जो बेल्जियम है, अभी मैंने आपको एक बताया था कि वो यूरोप का एक देश है। ठीक है, और बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। अब ये देखिए कि पूरे बेल्जियम में, पूरे देश में जो अलग अलग भाषा, फ्रेंच, डच और जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों का जो अनुपात है वो बिल्कुल अलग है। और उसकी जो राजधानी ब्रुसेल्स है उसमें जो फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले लोग हैं उनका अनुपात बिल्कुल अलग और उल्टा है। जैसे इसमें डच भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा है, 59% है। ठीक है, और यहाँ डच भाषा बोलने वाले लोग कितने हैं, सिर्फ 20%। उसके बाद हमारा आता है फ्रेंच भाषा बोलने वाले, पूरे देश में बेल्जियम में 40% है, 40% है। लेकिन अगर हम उसकी राजधानी देखेंगे तो वो कितना आएगा, सिर्फ 20%।
तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पूरे देश में फ्रेंच और जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों की जो संख्या है वो उसकी राजधानी में उल्टी है। जैसे डच भाषा बोलने वाले यहाँ पे ज़्यादा है बेल्जियम में, उसकी राजधानी में बहुत कम है। फ्रेंच भाषा बोलने वाले कम हैं, लेकिन इसकी जो राजधानी ब्रुसेल्स है उसमें वो ज़्यादा है, 80% है। ठीक है, फिर हुआ क्या, देखो आप लोगों को पता है, अब जैसे भारत देश है, भारत में आपको पता है कि विभिन्न भाषा, धर्म, जाति और अलग अलग समुदाय को मानने वाले लोग रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में विविधता है। ठीक है, जहाँ अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति वाले लोग रहेंगे, वहाँ पे झगड़ा होना, तनाव, मनमुटाव स्वाभाविक है। तो ऐसे ही बेल्जियम में हुआ, क्योंकि बेल्जियम भी विविधता वाला देश था, उसमें अलग अलग भाषाओं को मानने वाले लोग रह रहे हैं। अब जिनकी भाषा अलग है उनकी संस्कृति भी अलग होगी, वेशभूषा भी अलग होगा। ठीक है, उनकी पसंद नापसंद सब कुछ अलग होगी। तो ये क्या हुई, विविधता हुई, और इसी से क्या हुआ, झगड़े की शुरुआत होती है। तो 1950 और से 1960 इस दशक में इन विभिन्न प्रकार के समुदायों में तनाव अर्थात झगड़ा शुरू हो गया। अब देखिए मेन चीज़ क्या आती है कि जो बेल्जियम है उसने वहाँ की जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक ये जो जटिलता थी, वहाँ की सरकार ने इस प्रकार की जटिलता का समाधान कैसे किया। उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर ये देखिए इधर देश स्तर पे पूरे देश के लिए, जैसे भारत में है ना, भारत में क्या है, पूरे देश को कौन चलाता है, केंद्र सरकार चलाती है। तो बेल्जियम में क्या किया, पूरे देश को चलाने के लिए जो सरकार बनी वो हो गई केंद्रीय सरकार। फिर आता है प्रांतीय सरकार, छोटे छोटे राज्यों के लिए अलग से सरकार बनी जिसको नाम दिया गया क्षेत्रीय सरकार। ठीक है, फिर तीसरी हमारी आती है इसमें सामुदायिक सरकार, छोटे छोटे समुदायों के संरक्षण के लिए, उनके कानून नियम बनाने के लिए अलग से सरकार बनाई गई जिसका नाम दिया हमने सामुदायिक सरकार। ये देखिए यहाँ पे। उसके बाद आती है ब्रुसेल्स, कुछ याद आया, ब्रुसेल्स मैंने क्या बताया था अभी, ये जो बेल्जियम है इसकी जो राजधानी है उसका नाम है ब्रुसेल्स। ठीक है, तो ये जो ब्रुसेल्स है उसके लिए क्या बना, एक अलग से ब्रुसेल्स की सरकार बनी, वो सिर्फ उसकी जो राजधानी है उसके लिए कार्य करेगी। अब ये हमने पढ़ा है बेल्जियम के बारे में। इसके बाद हमारा आता है दूसरा देश जिसके बारे में मैंने बताया था कि बेल्जियम के बाद हम करेंगे श्रीलंका। श्रीलंका जैसे कि आप लोगों को पता है ये एशिया का एक द्वीपीय देश है। ठीक है, और ये तमिलनाडु जो है उसके हमारे देश का जो एक राज्य है तमिलनाडु, उसके तट से थोड़ी सी दूर स्थित है। अब देखिए बेल्जियम की मैंने क्या बताया था, बहुत कम आबादी वाला देश है, और हमारे देश में जो एक राज्य हरियाणा है उसकी जो आबादी है उससे भी आधी आबादी किसकी बताई थी मैंने, बेल्जियम की। ठीक है, और जो श्रीलंका है उसकी आबादी कितनी है, जितनी की हरियाणा राज्य की आबादी है लगभग उतनी, उसके समान 2 करोड़। फिर हमारा आता है, जैसे हमने बेल्जियम की जातीय बनावट, उनकी किस किस तरीके के लोग रहते थे, वो क्या क्या भाषा बोलते थे, ठीक है, उसके बारे में करा है। तब हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। देखो श्रीलंका में क्या है, 2 भाषाओं को बोलने वाले लोगों का अनुपात ज़्यादा है, एक था सिंगली और एक था तमिल। सिंगली जो थे वो 74% थे, और सिंगली जो बोलने वाले लोग थे वो अधिकतर बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, जो जातीय बनावट है श्रीलंका की उसमें क्या है, 2 भाषाओं को बोलने वाले लोग ज़्यादा थे, एक था सिंगली, उसका प्रतिशत कितना है 74%, और जो सिंगली भाषा लोग बोलते हैं वो किसको मानते हैं अधिकतर, बौद्ध धर्म को। ठीक है, फिर हमारा दूसरा आता है तमिल भाषा। तमिल भाषा को बोलने वाले लोगों का अनुपात कितना है, 18%। कितना प्रतिशत, 18, और इसको बोलने वाले लोग कौन से, हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य। ठीक है, फिर हमारा आता है मूल तमिल। नाम से देखिए एक बार, मूल तमिल का मतलब है जो लोग श्रीलंका में के मूल निवासी है, वहीं के रहने वाले हैं, तो उनका प्रतिशत कितना वहाँ पे जो तमिल भाषा बोलते हैं और वहीं के रहने वाले 13%। फिर आता है भारतीय तमिल। भारतीय तमिल का मतलब है कुछ लोग जो किसी भी परिस्थिति या किसी भी कारणवश भारत से जाकर श्रीलंका में बस गए। ठीक है, वहाँ पर उनके पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। अब उनकी जो आने वाली पीढ़ी है, जो निवासी तो भारत के थे लेकिन किसी भी कारण या किसी भी विपरीत परिस्थिति के चलते या अपने किसी काम के चलते श्रीलंका में जाके बस गए, और वो वहाँ जाके भाषा बोलते हैं तमिल।
उनको बोलेंगे हम भारतीय तमिल। तो मूल तमिल का प्रतिशत है 13 और भारतीय तमिल का प्रतिशत है 5%, बहुत कम लोग हैं, ठीक है। फिर आता है ईसाई। ईसाई भाषा को बोलने वाले लोग हैं सिर्फ 7%। जो ईसाई है वो 7% लोग ऐसे हैं जो तमिल भी बोलते हैं, सिंगली भी बोलते हैं, दोनों भाषा बोलते हैं, लेकिन उनका जो प्रतिशत है बहुत कम है। सिर्फ 7% लोग ऐसे हैं जो सिंगली और तमिल दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हैं। अब मेन चीज़ क्या आती है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या होगा, बहु मतलब ज़्यादा, संख्यकवाद जिसकी संख्या ज़्यादा होती है। आपको नाम से समझ में आ रहा है संख्या किसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि प्रतिशत किसका ज़्यादा है, सिंगली भाषा को बोलने वालों का है। तो श्रीलंका में किसका बहुसंख्यकवाद होगा, सिंगली जाति का होगा, सिंगली भाषा बोलने वालों का होगा, ठीक है। अब श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के अंतर्गत क्या क्या मेन चीज़ें आती है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो श्रीलंका है उसको आज़ादी कब मिली। श्रीलंका को आज़ादी मिली थी सन 1948 में, और 1956 में जो सिंगली थी उसको श्रीलंका में एकमात्र राजभाषा का दर्जा दिया गया। क्यों, क्योंकि सिंगली भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत ज़्यादा है, और जो भाषा बहुसंख्यक में होगी उसको ज़्यादा प्राथमिकता देकर उसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। फिर क्या हुआ कि वहाँ के जितने भी कॉलेज वगैरह है, विश्वविद्यालय है और जो सरकारी नौकरियाँ हैं, उनमें सिंगली भाषा बोलने वालों को प्राथमिकता दी गई कि भाई जो सिंगली भाषा का ज्ञान रखता है या जो सिंगली भाषा बोलता है उसको ही कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और उसको ही सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। फिर संविधान में बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि श्रीलंका का जो संविधान बना हुआ है, संविधान मतलब आपको पता है कि संविधान एक किताब होती है, आपने 9th में पढ़ा है। किसी भी देश को चलाने के लिए वो एक लिखित नियमों का एक समूह होता है जिसके अनुसार किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। किसी भी देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था होगी, कौन शासन करेगा, किसको क्या अधिकार मिलेंगे, नागरिकों को क्या मौलिक अधिकार मिलेंगे, गलती करने पर हमारा न्याय कौन करेगा, ये सारी की सारी व्यवस्था हमारी किस में लिखी होती है, संविधान में, और उसी के अनुसार किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। तो ऐसे ही श्रीलंका का अपना संविधान बना, और संविधान में क्या किया गया, सबसे पहले बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि बौद्ध धर्म बोलने वाले लोग कौन थे, मैंने आपको भी बताया था, बौद्ध धर्म को बोलने वाले लोग थे सिंगली। मतलब जो सिंगली भाषा का ये था, मैंने बताया था कि 74% लोग सिंगली भाषा बोलते थे, वो लोग ज़्यादातर बौद्ध धर्म को मानते थे। तो इसलिए क्या ध्यान किया गया संविधान में कि बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया, उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, बाकी धर्मों को नकारा गया, ठीक है। फिर आता है हमारा, सभी जो राजनीतिक पार्टियां थी उस समय श्रीलंका में, वो भी क्या करती थी, सिंगलियों पर ही ध्यान देती थी। तमिल भाषा पे या तमिल भाषा बोलने वाले लोगों की ओर उस देश में कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, ना ही उनके धर्म पर, ना ही उनको किसी सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाती थी, ना ही राजनीतिक पार्टियां उन पर ध्यान देती थी, ठीक है। अब ये देखिए कि इतना कुछ, अगर मान लो किसी देश में तमिल भाषा बोलने वाले भी रह रहे हैं, सिंगली भाषा बोलने वाले लोग भी रह रहे हैं, और उसमें सिर्फ एक ही भाषा के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, उनको ही सारे अधिकार दिए जाएंगे, तो क्या होगा, जो दूसरी भाषा बोलने वाले लोग हैं, मतलब जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं जिनका प्रतिशत बहुत कम है, तो उन लोगों के मन में क्या आएगी, अलगाव की भावना आएगी, बेगानेपन की भावना आ जाएगी। उनको क्या लगेगा कि अपने ही देश में रहने के बावजूद हमें कोई अधिकार ही नहीं है, ठीक है, तो वो समाज से कट जाएंगे। अब तमिलों ने क्या किया, क्योंकि हर जगह सिंगली भाषा को बोलने वालों को प्राथमिकता दी जा रही थी, तो तमिलों ने क्या किया, सबसे पहले कुछ मांग रखी सरकार के आगे। पहली मांग क्या थी, पहली मांग थी कि तमिल जो भाषा है उसको राजभाषा का दर्जा दिया जाए, क्योंकि सिंगली भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, तमिल भाषा को नहीं दिया गया था। तो उन्होंने क्या कहा तमिलों ने कि हमारी जो भाषा है उसको भी राजभाषा का दर्जा दो। दूसरा उन्होंने क्या कहा, क्षेत्रीय स्वायत्ता, भाई हमें अपनी भाषा के लोगों के ऊपर खुद अधिकार करने का अधिकार दिया जाए, हमें उसमें स्वायत्ता हो, हम अपने शासन को अपने ढंग से चला सके। तीसरा शिक्षा और रोजगार, क्योंकि शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी बहुत पक्षपात था। जो सिंगली भाषा बोलते थे उनको सारे अधिकार थे, जो तमिल भाषा बोलते थे उनको इस अधिकार से वंचित किया गया था। तो धीरे धीरे ये तनाव, ये झगड़ा किस चीज़ में बदल गया, गृह युद्ध में बदल गया, ठीक है।
आप लोगों को पता है जब भी किसी के साथ कुछ गलत होता है या किसी को कोई अधिकार नहीं दिया जाता तो धीरे 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 वो टकराव बढ़ के एक युद्ध में परिवर्तित हो जाता है, गृह युद्ध में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम करते हैं, अब देखिए आपने बेल्जियम के बारे में भी पढ़ा, आपने श्रीलंका के बारे में भी पढ़ा। तो इन दोनों देशों की जो राजनीतिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उन सब का अध्ययन करने के बाद हम किस निष्कर्ष पे पहुँचे। बेल्जियम में क्या था, भाषा की विविधता वहाँ पर भी थी। बेल्जियम में भी डच भाषा बोलने वाले लोग रह रहे थे, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रह रहे थे और जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रह रहे थे। और अनुपात में भी अंतर था, जैसे मैंने बताया था आपको, डच भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा थे, फ्रेंच वाले कम थे, जर्मन भाषा बोलने वालों का अनुपात सिर्फ 1% था। ऐसे ही श्रीलंका में क्या था, सिंगली भाषा बोलने वाले लोग भी थे, तमिल भाषा बोलने वाले लोग भी थे। और धर्मों की भी, ये देखिए, ये सिंगली भाषा बोलने वाले 74% है, 74%, और इसमें 74% लोग कौन हैं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। फिर तमिल भाषा बोलने वाले लोग कितने हैं, 18% है। और कौन से लोग हैं, जो हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्म को मानते हैं। ठीक है, जो ईसाई हैं वो कितने, दोनों भाषा को बोलते हैं, लेकिन उनका प्रतिशत कितना, सिर्फ 7%। अब बेल्जियम में जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसकी सरकार ने सूझबूझ और समझदारी से काम लिया। और क्या किया, उन्होंने ये ध्यान रखा कि बेल्जियम में जितनी भी भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, कोई पक्षपात ना हो। तो इस तरीके से व्यवस्था की गई कि वहाँ की सरकार ने सेंट्रल लेवल पर अलग सरकार बनाई, क्षेत्रीय स्तर पर अलग सरकार बनाई, अलग अलग समुदाय के लिए अलग सरकार बनाई। और उसकी जो राजधानी थी ब्रुसेल्स, ये ना, उसकी जो राजधानी थी ब्रुसेल्स, उसके लिए बिल्कुल अलग से व्यवस्था की, अलग सरकार बनाई। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, बेल्जियम में टकराव कम हुआ, ना तनाव हुआ, ना गृह युद्ध की संभावना आई, ना वहाँ के नागरिकों में जिनको अधिकार कम मिले थे अलगाव की भावना आई, क्योंकि अधिकार कम दिए ही नहीं गए, सबको समान और साथ लेके चला गया। और ये ध्यान रखा गया कि किसी के साथ कोई पक्षपात ना हो। ये देखिए बेल्जियम ने क्या किया कि वहाँ पर जो केंद्र सरकार थी, वहाँ पे फ्रेंच और जो डच के मंत्री थे उनका समान प्रतिनिधित्व रखा। जितने फ्रेंच भाषा बोलने वाले मंत्री उसमें जाएंगे सरकार में, उतने ही कितने शामिल होंगे डच भाषा बोलने वाले। दूसरा, कुछ ऐसे कानून थे, विशेष कानून, उनके लिए क्या अनिवार्य किया कि दोनों भाषाओं को बोलने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व जरूरी होगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक का, जब तक दोनों प्रतिनिधित्व या बहुमत का मतलब क्या हुआ कि जब तक दोनों भाषाओं को बोलने वाले लोग किसी कानून पर बहुमत से अपनी सहमति नहीं देंगे, दोनों सहमत नहीं होंगे, तो जब तक वो कानून पास नहीं होगा। आगे चल के क्या हुआ, जो ब्रुसेल्स था, ब्रुसेल्स जो इसकी बेल्जियम की राजधानी थी, वहाँ पर दोनों समुदाय को, फ्रेंच और डच दोनों समुदाय को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। फ्रेंच के जितने प्रतिनिधि जाएंगे उसमें शासन के लिए, उतने ही डच के भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो भाषा ज़्यादा लोग बोलते तो वहाँ ज़्यादा जाएंगे, या वो कम भाषा बोलते तो वहाँ कम जाएंगे, समान अनुपात रखा। उसके बाद 1970 से 1970 से 1993 के बीच 4 संशोधन हुए। संशोधन मतलब क्या है, संविधान में जब हमें कुछ फेरबदल करना होता है, कुछ बदलाव करना होता है, तो हम उसको संशोधन बोलते हैं। तो 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम में 4 संशोधन हुए, जिससे कि किसी भी नागरिक को बेगानेपन का एहसास ना हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर बेल्जियम की जो सरकार थी उसने बहुत सूझबूझ से, बहुत समझदारी से काम लिया और अपने देश के सभी नागरिकों को बराबर लेके चली, तो वहाँ पे झगड़े नहीं हुए। और श्रीलंका में क्या हुआ, इसका उल्टा, जो ज़्यादा भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत था उनको सारी सुविधाएं दी, नौकरी में भी, विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए भी। ठीक है, और जो राजनीतिक पार्टियां थी वो भी उस पर ध्यान देती थी, हर तरीके से उन पर ध्यान दिया गया। और धीरे धीरे क्या हुआ, जो कम भाषा बोलने वाले लोग थे, मतलब तमिल, उनमें क्या हुआ, उनमें नाराज़गी हुई, अलगाव पैदा हो गया, टकराव हुआ, युद्ध की स्थिति आ गई। तो ये चीज़ें निर्भर, किसी भी देश की जो राजनीतिक अव्यवस्था है उसको दूर करना उस देश की सरकार के सूझबूझ और समझदारी पे निर्भर करता है। अब देखिए, आपने बेल्जियम और श्रीलंका दोनों की राजनीतिक व्यवस्था का अच्छे से अध्ययन किया। अब हम आते हैं लास्ट में अपने भारत पे। भारत की जो भारत में जो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था वो किसकी तरह दिखती है, सेम बेल्जियम की भांति।
जिस प्रकार बेल्जियम की सरकार ने सत्ता की साझेदारी, सत्ता के बंटवारे के द्वारा अपना समस्याओं का समाधान किया, ठीक वैसे ही हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो शक्तियाँ होगी वो विभाजित होगी। जैसे आप लोगों को पता है कि जो विधानमंडल है वो अलग काम करता है, कार्यपालिका को अलग शक्तियाँ दी गई है, न्यायपालिका को अलग शक्तियाँ दी गई है। ये सरकार के तीनों अंग अपना अपना काम करते हैं, कोई किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करता। दूसरा, भारत में किसी एक खास भाषा या किसी एक खास धर्म को प्राथमिकता नहीं दी जाती। आपको पता है कि भारत बहुत बड़ा देश है, भारत में विविधता बहुत व्यापक स्तर पर है। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों वाले लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म को अपनाने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग शिक्षा और संस्कृति वाले लोग रहते हैं। इन सब के बावजूद हमारे संविधान की व्यवस्था इस प्रकार से है कि सबको समान महत्व दिया गया है। किसी भी भाषा, रंग, रूप, जाति, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ठीक है। जैसे बेल्जियम ने क्या किया था, अपनी शक्तियों का विभाजन कर रखा है, बड़ा लेवल, उससे छोटा, फिर सबसे नीचे वाला लेवल, ऐसे ही इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। ऐसे ही भारत में भी क्या किया है कि केंद्र सरकार को अलग शक्तियाँ दी गई है, राज्य सरकार को अलग शक्तियाँ दी गई है, छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए छोटी छोटी स्थानीय सरकारें बनाई गई है। ठीक है। तो जो बेल्जियम की शासन व्यवस्था है उसी का दूसरा रूप है भारत। भारत की शासन व्यवस्था बेल्जियम से मिलती है, क्योंकि श्रीलंका में विभिन्न प्रकार की विविधता होने के बावजूद, विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रतिशत अलग अलग होने के बावजूद, इसने क्या किया, श्रीलंका की सरकार ने समझदारी से काम ना लेकर समस्याओं को और ज़्यादा विकराल रूप दे दिया और बेल्जियम ने उसका समाधान किया। ठीक बेल्जियम जैसी व्यवस्था हमारे भारत की है।